जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास हूँ और मेरे साथ हैं अभी राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ जी। अशोक सिद्धार्थ जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, बहुजन समाज पार्टी का काम देख रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटका के प्रभारी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो हम सर से बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में, यूपी की राजनीति में के बारे में, और फिर देश में जो और तमाम चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। सर, आपका स्वागत है दिल्ली दस्तक। धन्यवाद धन्यवाद भाई। सर, अभी तो एक जो राष्ट्रपति चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। उसमें बीएसपी मीरा कुमार जी को सपोर्ट कर रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो लेके एक बहुत जो कास्ट को बेस बना के तमाम बहसें शुरू हो गई हैं कैंडिडेट्स को लेके, जिसमें मीरा कुमार जी ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिए भी भारत की राजनीतिक पार्टियां में ख़ास तौर से जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास रखती हैं, वो पार्टियां जब राष्ट्रपति जैसे पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करती हैं तो उसमें भी जाति देखने का काम करती हैं। 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, आज भी भारत के तमाम बड़े बड़े राजनीतिक नेता जब किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो उसको मीडिया में सुर्खियां बनाने का काम करते हैं, जबकि किसी वो अपर कास्ट के घर खाना खाने जाते हैं या अपर कास्ट के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाते हैं तो इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि हमने फलां जात के व्यक्ति को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया, फलां जात के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया, या फलां जात के व्यक्ति को हमने फलां पद का प्रत्याशी बनाया, फलां जात के व्यक्ति फलां पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी खाना खाने गया। तो आज भी ये लोग इस बात को एहसास कराते हैं कि आज भी देश में जातियाँ उपलब्ध हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू होने से पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस बात को देश के लोगों को, संविधान चलाने वाले लोगों को आगाह करते हुए ये बात कही थी कि हम 26 जनवरी 1950 को एक विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो विरोधाभास इस बात का बाबा साहब ने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनीति में हमारे समानता होगी, राजनीति में समानता होगी, एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य का सिद्धांत हम अपनाएंगे। वहीं अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को लेकर के, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक संरचना है देश की, उसके लिए हम एक व्यक्ति, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का खंडन करते रहेंगे। अगर हमने इस तरह का खंडन लंबे समय तक करने का काम किया तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जो प्रभावित होंगे, वो एक दिन उठ खड़े होंगे और इस लोकतंत्र के मंदिर को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाबा साहब की आशंका देखिए आज भी सत्य प्रतीत होती है कि आज भी देश के सर्वोच्च पद पर जो का चुनाव होता है उसके लिए देश की सत्तारूढ़ पार्टी अगर अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है तो ये कहती है कि हमने दलित व्यक्ति को कैंडिडेट उतारा। ये वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें व्यक्ति को देखना चाहिए, पद को देखना चाहिए, जात को नहीं देखना चाहिए। सर, राजनीति में जो इधर कुछ दिनों में, जब से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आई, जिस तरीके से आई अच्छे से, है ना, और उसने सर्व समाज को साथ लेके चलने की कोशिश की और लेके चल रही है। लेकिन यूपी में बीएसपी की सत्ता में आने के बाद और जो राजनीतिक दल हैं उनमें वहीं से ये चलन शुरू हुआ, जाति जो खाना खाने वाला और तमाम चीज़ें हैं। तो इसको मतलब तो जाति को जो बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, वो क्या अन्य पार्टियां ज़्यादा कर रही हैं? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद राज्यसभा एवं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार जो यशस्वी मुख्यमंत्री रही हैं, जब उन्होंने 2007 में अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने नेतृत्व में बनाने का काम किया था, तो उन्होंने जब 2003 में उनकी सरकार, इसी भारतीय जनता पार्टी ने दबाव की राजनीति बना करके गिराने का काम किया था। उस समय से लेकर के आदरणीय बहन जी ने 2003 से लेकर के लगातार 2007 तक सर्व समाज के लोगों को जात के नाम पर नहीं, भाईचारे के नाम पर जोड़ने का काम किया था और एक सर्व समाज में भाईचारा पैदा किया। और उस भाईचारे के दम पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 17 सालों के बाद अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई और पूरे 5 साल तक, 2007 से लेकर 2012 तक, पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के हित में काम किए। सर्व समाज के हित में जब काम किए तो सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने लगे। उस समय देश की जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, ये राजनीतिक पार्टियों ने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ तो सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं, तब इन्होंने
दलितों के घर में खाना खाने से लेकर दलितों के घर खिचड़ी भोज तक की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी भोज करती है। कांग्रेस के लोग दलितों के घर खाना खाने का नाटक करते हैं। तो इस तरह के नाटक किए ताकि जात की राजनीति शुरू हो। तो जात की राजनीति का आरोप तो ये लोग बहुजन समाज पार्टी पे लगाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे नीति पे चलने वाली पार्टी है। और जबकि ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे इनके प्रत्याशियों को लेकर की बात हो, चाहे इनके कार्यों को लेकर के बात हो, ये लोग जातवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। सर, आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वहाँ आने वाले दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो एज ए प्रभारी आपकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं बीएसपी की? देखिए, मध्य प्रदेश माननीय श्री कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक एवं वर्तमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के लिए मध्य प्रदेश भी ठीक उत्तर प्रदेश की तरह है, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब मध्य प्रदेश को अपनी उत्तर प्रदेश की तरह दूसरी प्रयोगशाला मानते थे। इसलिए आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश की तरह तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी, वैसे तो पूरी ऑल इंडिया में उत्तर प्रदेश के तर्ज पे जो नया संगठन बनाने का तरीका बताया है, पूरे देश में बनाने का काम किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में हम लोगों को, हमको भी लगाया है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक प्रभारी के रूप में लगाया है। वहाँ पर मध्य प्रदेश में हमको उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हम लोगों ने स्टेट, जोन और उसके बाद जिले और विधानसभा और सेक्टर और बूथ की इकाइयों तक पे हमें अपना संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी है। आज मध्य प्रदेश में हमारा जिले की और विधानसभा की इकाई संपूर्ण बन गई हैं। 50% जगह पे हमारे सेक्टर तैयार हो रहे हैं। मैं आज ही मध्य प्रदेश से लौटा हूँ और मुझे कर्नाटक जाना है आसाम को। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के लोगों में इतनी ज़्यादा उमंग है, मध्य प्रदेश के लोग भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपनी सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में आतुर हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बैलेंसिंग ऑफ पावर होगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। सर, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है, वहाँ पे भी SC/ST काफ़ी पॉपुलेशन में है। माना जाता है कि बीएसपी की कैडर वोट भी हैं। तो सर, फिर क्या वजह रही इतने सालों में कि बसपा मध्य प्रदेश और पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सफल नहीं हो पाई, जबकि काफ़ी उर्वरक ज़मीन है वहाँ पे? देखिए, उर्वरक ज़मीन है, लेकिन मध्य प्रदेश और जहाँ तक पंजाब की बात अब दूसरी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है, ये दोनों प्रदेश बहुत सामंतवादी प्रदेश हैं। दोनों जगह जहाँ पे ST, मध्य प्रदेश में ST की पॉपुलेशन लगभग 23% है, SC की पॉपुलेशन लगभग 16% है। इसके बावजूद हम 40-42% वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद भी जो हमारे समाज के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पर अपर कास्ट के लोग, सामंतवादी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से ये लोग वोट पे, आज तक भी वहाँ पर वोट पे इनका दबदबा कायम रहा है। गरीबी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत बेतहाशा है, उस वजह से ये लोग उस गरीबी का फ़ायदा उठा करके वोटों को ये लोग ज़बरदस्ती लूटने का काम करते थे। और उसका परिणाम है कि आज तक वहाँ पर बीएसपी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। वैसे 1993 से बीएसपी वहाँ पर अपना रिजल्ट दिखाती रही है और अभी वर्तमान में भी हमारे पास 4 विधायक हैं मध्य प्रदेश में। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है पूरा कि आने वाले समय में हम 4 से 40 में तब्दील होंगे और बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंसिंग ऑफ पावर के रूप में मध्य प्रदेश में उभरेगी। किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप लोगों के बीच में? आपके कुछ मुद्दे होंगे जिसको आपने आइडेंटिफाई किया होगा, लोगों के बीच में जा रहे होंगे, क्या है वो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज की तारीख मध्य प्रदेश में भी देखें तो लॉ एंड ऑर्डर का है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की वहाँ पर सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार 3 साल से ज़्यादा हो गई। इन लोगों ने 2014 में भी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी बार की सरकार के चुनाव यानी कि 2013 में भी इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे। उन वादों को ना तो निभा पाए हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में घोटाले होते जा रहे हैं। व्यापम घोटाला, जो व्यापम एक खूनी घोटाला बन गया, आप लोगों ने देखा है। उस घोटाले के साथ साथ अभी हाल में आप लोगों ने देखा हो किसानों पे बर्बर अत्याचार किया गया, किसान वहाँ आत्महत्या कर रहा है। यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका अपना गृह जनपद सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। कल सीहोर डिस्ट्रिक्ट में 2 बेटियां अपने पिता के साथ बैलों की जगह हल जोतने का काम कर रही थी। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि मध्य प्रदेश में बेटियों को मजबूरी में हल चलाना पड़ रहा है। इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतना किसान वहाँ पर हताश है, किसानों की उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा, आलू सड़ रहा है, प्याज सड़ रहा है। इस तरह से किसान परेशान है, गरीब परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परेशान है।
तो ये सारे मुद्दे हैं जो पूरे देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और निश्चित ही हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुजन समाज पार्टी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर के जनता में जाने का काम करेंगे, ताकि हम वहाँ पर एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम करें। आदरणीय बहन जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में देने का काम किया, वैसे ही वहाँ पर प्रशासन वहाँ की जनता को उपलब्ध हो और प्रदेश वहाँ पर तरक्की के रास्ते पर चले। कास्ट एट्रोसिटी की भी बहुत खबरें आती हैं मध्य प्रदेश से, बहुत मतलब क्या कहें विभत्स रूप में आती हैं, है ना। जैसे आमतौर पे कास्ट एट्रोसिटी तो देश भर में होती है, लेकिन वहाँ से उस तरफ से जो खबरें आती हैं बहुत चौंकाने वाली होती हैं। तो बीएसपी काम कर रही है वहाँ पे, हर ज़िले में उसके संगठन है, तो वहाँ इन सब चीज़ों पे उसका क्या रिएक्शन रहता है, लोगों के साथ कितना खड़ी है वो इस मुद्दे पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्पीड़न के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य ही है सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, पहले एक आंदोलन है और वो मूवमेंट है जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों में छत्रपति महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलाया और मानवर श्री कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने उस मूवमेंट को एक नई गति, एक नई दिशा देने का काम किया। जहाँ तक मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी की बात है, तो जो एट्रोसिटीज़ होती है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी, स्टेट यूनिट, जिले की यूनिट और जोन की यूनिट, वहाँ पर जो भी एट्रोसिटीज़ होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, ज्ञापन देती है। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि हम लोग जो भी आंदोलन करें, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ने का काम करें तो अनुशासन के दायरे में लड़ने का काम करें। हम लोग नियम कानून में बंधे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो अनुशासित तरीके से अपनी आवाज़ को, जो हमारे जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी वहाँ करती है मध्य प्रदेश में। हाँ सर, आप राज्यसभा मेंबर भी हैं, तो एक पार्टी लाइन होती है और एक व्यक्तिगत तौर पे आप खुद काफ़ी एजुकेटेड हैं और तमाम मुद्दों को देखते हैं और अपनी समझ रखते हैं, तो अपनी क्या भूमिका तलाशते हैं आप राज्यसभा में? बताओ राज्यसभा सदस्य। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का राज्यसभा सदस्य होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि अनुशासित पार्टी है। अनुशासित पार्टी होने के नाते, अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते, हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद भी वेल एजुकेटेड हैं, MA LLB हैं, टीचर नहीं हैं और एक IAS बनने की उनकी तमन्ना थी, लेकिन IAS बनने की जगह उन्होंने एक वो मुकाम हासिल करने का काम किया है जो इस देश की शायद किसी भी दलित बेटी ने मुकाम हासिल करने का काम नहीं किया है। तो जहाँ तक मेरे अपने रोल की बात है, तो हमारी नेता तय करती हैं कि मेरा रोल क्या है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के जोन जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में जहाँ मेरी जिम्मेदारी है, जो वो जिम्मेदारी मुझे सौंपने का काम करती हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते, एक अनुशासित राज्यसभा सदस्य होने के नाते मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करता हूँ। सर, आखिरी सवाल आपसे कि लोकसभा चुनाव भी बस अब होने को ही हैं, क्योंकि राजनीति में साल 2 साल बीतते वक्त नहीं लगता। आप उत्तर प्रदेश में भी काम देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों में आप प्रभारी हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैंने जो पिछली रणनीतियों को लेके बीएसपी आगे बढ़ी है, लोगों के बीच में गई है, तो वक्त के साथ रणनीति बदलती रहती है राजनीति में। तो अभी लोकसभा चुनाव को लेके पार्टी क्या तय कर रही है, किस तरीके से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जैसा कि हमेशा की तरह ही बहुजन समाज पार्टी पहले संगठन पे जोर देती है। संगठन हमारा बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में बन रहा। मैं जैसा कि आगरा और अलीगढ़ मंडल में 2 मंडलों को मैं देखने का काम अभी करता हूँ और दोनों मंडलों में हमारा संगठन सेक्टर स्तर पर बड़ी तेज़ी से बन रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उन लोकसभा के चुनाव के साथ साथ, चूँकि लोकसभा के चुनाव के लिए हमें हर विधानसभा में जो हमारा जाति समीकरण है कि किस विधानसभा में कौन, उस विधानसभा के हिसाब से हमें अपनी तैयारी भी करनी रहती है। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा की तरह ही पहले से ही अपने प्रत्याशियों को खोजने का काम शुरू कर देती है। ऐसा ही संगठन बनाने के साथ साथ हम लोग अपना 2019 के लिए पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हम लोग पार्लियामेंट के कैंडिडेटों को भी खोजने का काम शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि शायद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को। कब तक फाइनल हो जाना है सर? अभी इसके लिए कोई समय नियत नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को खोजने का काम कर रहे हैं ताकि 2019 में हम उत्तर प्रदेश में उचित भागीदारी पा करके केंद्र की सत्ता, मतलब केंद्र की में जो आने वाली सत्ता बने, उस सत्ता में हमारा दखलंदाजी हो, ताकि सरकार चलाने में हम लोग अपने बहुजन समाज के लोगों की लोकसभा में भी उसी बुलंदी के साथ आवाज़ उठा सकें जिस तरह से बहन जी राज्यसभा में उठाने का काम करती हैं। हाँ सर, बिहार में
लालू यादव जी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चर्चा है कि बहन जी भी उसमें जाएंगी, इस तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं। तो क्या एक यूपी चुनाव को लेके एक अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है क्या? जैसे मीडिया में भी खबर आ रही है कि सपा बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, या फिर लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बना सकती है। ऑब्वियसली बीएसपी लीड रोल में होगी यहाँ पे, तो क्या इस तरह के समीकरण बन रहे हैं? देखिए, इस तरह के सारी सारी चर्चाएं, सारी बातें का पूरा 100% अधिकार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी के पास है। उनको कब कहाँ किसके साथ बात करनी है, कब कहाँ किस मीटिंग अटेंड करनी है, वो आदरणीय बहन जी स्वयं जानती हैं। ये मतलब उनका गठबंधन पे बात हो रही है, चूँकि नहीं, ऐसा मुझे मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के विषय है। वो किससे बात करती हैं, किससे गठबंधन होगा, किससे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब विषय भविष्य की विषय की बातें हैं। और आदरणीय बहन जी इनके लिए पूरी तरह से अधिकार उनका पास है, उनका अधिकार सुरक्षित है इस बात। लालू यादव जी की पूरी फैमिली पे जिस तरीके से लगातार छापामारी हो रही है सीबीआई की, तो इसको आप राजनीति से प्रेरित मानते हैं या फिर ये? देखिए, आपने हमेशा से देखा है कि इस देश में राजनीतिक जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, राजनीतिक सत्ता का हमेशा से दुरुपयोग करती रही हैं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जब 2003 में 2004 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो आपने सुना होगा आदरणीय बहन जी ने अपनी मीटिंगों में भी कहा है, और पूरी नेशनल मीटिंगों में भी कहा है कि 2003 में इन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की अलायंस के लिए कि 4 हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ें, और शर्त ये थी कि वो मजबूती के साथ। तो आदरणीय बहन जी ने कहा नहीं, हम प्री पोल्स अलाउंस में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोग मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब हम लोगों ने मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा आदरणीय बहन जी ने, तो झूठे तमाम तरह के झूठे जो पिछले का मुकदमे थे या पिछली बातें थीं, जिनमें आदरणीय बहन जी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाइज्जत मतलब बाकायदा फ्री क्लीन चिट मिली हुई थी, उनको दोबारा से उन्होंने निकालने का काम किया। तो इस तरह ये लोग दबाव देश की राजनीति में जो भी सत्ताधारी पार्टियां केंद्र में नहीं, वो दबाव बनाने की राजनीति करती हैं। बाकी ये उनका काम है और वो जाने। ये थे हमारे साथ अशोक सिद्धार्थ जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि बहुजन समाज के लोगों को आज तक जो देश की तमाम चैनल्स रहे हों, या चाहे पत्रिकाएं रही हों, चाहे अखबार रहे हों, बहुजन समाज की सच्ची और अच्छी बात को पहुंचाने का काम कम लोगों ने किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि दलित दस्तक, चाहे वो पत्रिका हो, चाहे आपका वेब चैनल हो, बहुजन समाज की सच्ची और अच्छी बातों को भी जनता तक पहुंचाने का काम करें, ताकि बहुजन समाज भी सच्चाई और अच्छाई को जान सके। जी, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सर की उम्मीदों पे खड़े उतरें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अशोक दास। आप देखते रहिए दलित दस्तक।